students. So today we are going to start a new chapter, fourth chapter from our first book, From the Diary of Anne Frank. And the writer of this book is this part is Anne Frank herself. Anne Frank, I hope आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, बहुत सारे लोगों ने. मैंने आपसे कहा भी था कि आप Anne Frank के बारे में पढ़ के आएंगे. डायरी ऑफ एने फ्रैंक करके एक बुक भी है, डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से एक बुक भी है जो एने फ्रैंक ने खुद लिखी है. अब एने फ्रैंक के बारे में जानने के पहले हमें थोड़ा सा, अगर हम उसके बैकड्रॉप को या सिनेरियो बैक सीन को समझें तो बैकग्राउंड रिलेट करता है नाजिज्म और नाजी जर्मनी से, हिटलर से. अब आप लोग ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि आप लोगों को नाजिज्म या हिटलर जर्मनी के बारे में कुछ पता नहीं है. अगर आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में नाजिज्म को सिंसियरली पढ़ा होगा तो आपको पता है कि नाजिज्म या नाजी जर्मनी या फिर हिटलर रीन क्या है. आप लोगों को सबको पता है कि नाजी जर्मनी में हिटलर जो है वो सिर्फ प्योर रेस जर्मन्स को रेस करता था, और जो ज्यूज़ होते थे, JEWS, जो ज्यूज़ होते थे, उन ज्यूइश पीपल पर वो बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ और अत्याचार करता था. और उन्हें होलोकॉस्ट अगर आपको याद हो, गैस चैम्बर्स अगर आपको याद हो, तो उन सब के थ्रू जो है वो उनको मरवा दिया करता था. वो चाहता था कि पूरी जर्मनी जो है वो प्योर रेस जर्मन ब्रीड पीपल की हो और उसमें इम्प्योर कोई भी ना हो. पूरा आप चैप्टर पढ़ के आए हैं 9th स्टैंडर्ड में, किस तरह से वो एट्रॉसिटीज़ करता था, किस तरह से वो अत्याचार करता था, वो टिकने नहीं देता था, लोगों को चुन चुन के मारा गया था ताकि एक प्योर ब्रीड जर्मन जो है वो लोगों को रेस किया जा सके और एक प्योर ब्रीड जर्मनी बनाई जा सके. तो एने फ्रैंक जो है वो एक ज्यूइश गर्ल थी, वो भी एक ज्यू फैमिली को जो ज्यूइश गर्ल थी, और उनका बर्थ जो था वो जर्मनी में हुआ था. वो ज्यूस फैमिली को बिलोंग करती थी और वो भी नाजी जर्मनी के टाइम की ही एक लड़की है. शी इज़ अ टीनेज गर्ल, मेयरली 13 to 15 years ऑफ एज. और उनकी जो बुक है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, उस बुक से आपको ऑथेंटिसिटी पता चलेगी कि नाजी जर्मनी में हिटलर ने कितनी एट्रॉसिटीज़ की थी ज्यूज़ के ऊपर, और लिटरली उस टाइम पे ज्यूज़ को कैसे रहना पड़ा था, कितनी बुरी तरह से छुप छुप के रहना पड़ा था. अभी आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा टाइम है, तो अगर आप अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहते हैं, अगर लिटरली आप अपने 10th स्टैंडर्ड को सीरियसली लेना चाहते हैं और आप अपने आप को थोड़ा सा अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो आप अभी वैसे भी आप फ़ोन एंड ऑल तो बहुत यूज़ कर ही रहे हैं, तो आप लोग डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से बुक ढूंढेंगे. उसका PDF अगर आपको मिलता है तो आप उसको पढ़ेंगे वेन एवर यू गेट टाइम. एंड इफ़ यू विश आई विल गिव यू द PDF ऑफ द एंटायर बुक ऑफ एने फ्रैंक. अब ये जो पार्ट है ये उस बुक से लिया गया है, वो जो बुक है डायरी ऑफ अ यंग गर्ल उससे लिया गया है, और इससे नाम दिया गया है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक. अब आप लोगों को डायरी एंट्री सिखाई गई है बेटा, तो जैसे डायरी एंट्री होती थी ना, वैसे ये जो लड़की थी ये डायरी एंट्री करती थी. ये अपने रोज़मर्रा की जो दिनचर्या होती थी, वॉट एवर दैट शी यूज टू गो थ्रू और वॉट एवर हर डे वॉज, शी यूज टू नोट डाउन इन अ डायरी. अल्टीमेटली ये हुआ था कि अल्टीमेटली शी वॉज किल्ड, हर एंटायर फैमिली वॉज किल्ड, ओनली लकीली हर फादर सर्वाइव्ड. उनके फादर को फिर उनकी डेथ के बाद ये डायरी मिली, तो उन्होंने चाहा कि उनकी जो डायरी है वो बुक के फॉर्म में पब्लिश हो, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि नाजी जर्मनी में ये एक पर्सनल अकाउंट था ना, तो वो तो पूरी तरह से सच होना है, ताकि ये पता चले कि नाजी जर्मनी में लिटरली कितना बुरी तरह से ज्यूज़ को ट्रीट किया जाता था, क्योंकि वो लड़की अपनी दिन की एक बात जो है वो उस बुक में लिखती थी. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ एने फ्रैंक. आपके लिए पहले एने फ्रैंक के बारे में जानना ज़रूरी है. मैं आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देती हूँ, एंड अलॉन्ग विद दैट ये आप लोगों के लिए भी एक होमवर्क है. अगर अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली एक बार एने फ्रैंक के बारे में ज़रूर पढ़ लेना. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन नाउ. एनालिस मैरी एने फ्रैंक, ये पूरा नाम था उनका, एनालिस मैरी एने फ्रैंक, तो उन्हें प्यार से एने फ्रैंक बुलाया जाता था. 12 जून 1929 टू फरवरी मार्च 1945. अब आप खुद लगा सकते हैं इसका अंदाज़ा. 1929 में उनका बर्थ हुआ था और 1945 में उनकी डेथ हो गई. फरवरी मार्च मतलब ये भी नहीं पता है कि उनकी डेथ एक्चुअली कब हुई, क्योंकि उनके वो पूरी तरह से वो एक तरह से आइसोलेशन में जा चुकी थी. उनकी फैमिली जो है वो पूरी तरह से अंडरग्राउंड हो गई थी, और जब उनको वहाँ से घसीट के निकाला गया, गैस चैम्बर्स में फेंका गया, डाला गया, तब
ये नहीं पता था कि उनकी डेथ फरवरी में हुई या मार्च में हुई, लेकिन उस दौरान उनकी डेथ जो है हो चुकी थी। तब आप खुद ही इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं 1929 में अगर उनका बर्थ हुआ और 1945 में उनकी डेथ हुई तो कितने ईयर्स हुए बेटा? यस, समवॉट 15 to 16 ईयर्स। ओके, क्योंकि हम एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते ना, जून में बर्थ हुआ था और फरवरी मार्च में तो डेथ हो गई उनकी, तो हम 15-16 साल का उनको मान सकते हैं। सो शी वॉज अ टीनेज गर्ल, शी वॉज अ जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल। एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल थी, मतलब जर्मनी में पैदा हुई थी, लेकिन क्या थी? जर्मनी में पैदा हुई थी लेकिन जूइश गर्ल थी, वो एक ज्यू थी। Who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। अब हुआ क्या, उन्होंने ये डायरी तब लिखी थी जब वो अपने परिवार के साथ छुप कर रह रही थी। When she was living in hiding, जब उनके फैमिली, जब जर्मन ऑक्यूपेशन स्टार्ट हुआ, जब जर्मनी ने ऑक्यूपाई करना शुरू किया, ज्यूज लोगों को घर में से बाहर निकाल कर मारना स्टार्ट किया वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, उस समय वो अपनी पूरी फैमिली और अपने 4 और दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में छुप कर रही। अगर आप उस बुक को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनके फादर के ऑफिस में उन्होंने अंडरग्राउंड पूरा सेटअप कर रखा था। अंदर ही अंदर उनके फादर को समझ में आ गया था, तो उन्होंने बहुत पहले से सारा सेटअप करना शुरू किया था। धीरे धीरे अपनी गृहस्थी का सारा सामान वहाँ जमाया, और जब समझ में आ गया कि हाँ सब कुछ वहाँ सेटअप हो गया, तब वो अपने परिवार को ले गए। वो इतनी बुरी स्थिति में रही हैं बेटा। आई हैव रेड द बुक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, मैंने पढ़ी है वो बुक, उसमें मैंने पढ़ा है, उन्होंने बताया कि वो इतनी बुरी स्थिति में रही हैं कि वो अपने घर की खिड़की तक नहीं खोल सकती थी। उन्हें रात में घर में कैंडल जलाने की भी परमिशन नहीं थी। अगर वो कैंडल्स जलाती तो वहाँ लोगों को रोशनी दिखती और पता चल जाता कि यहाँ कोई छुपा हुआ है या फिर यहाँ कोई रह रहा है। उनकी पढ़ाई छूट गई, सब कुछ छूट गया, उनको ठीक से खाने को नहीं मिलता था, महीनों महीनों तक स्टोर की हुई चीज़ें वो लोग खाते थे। इवन वॉशरूम्स और ये सारे बाथरूम्स और ये एरियाज़ भी उन्होंने इतने छुपाए हुए तरीके से बनाए थे कि वो दुनिया क्या होती है बाहर झांकना तक उनको परमिशन नहीं थी। वो बाहर देख तक नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो अपनी फैमिली के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टर्डम में हाइडिंग में रही थी। उस दौरान उनकी आदत हमेशा से थी डायरी लिखने की। बाद में उस चीज़ पर वो और प्रोमिनेंट हो गई, क्योंकि उनकी डायरी ही उनकी फ्रेंड थी जिससे वो सब कुछ शेयर करती थी। उस दौरान जो भी होता था वो सारी चीज़ें वो अपनी डायरी से शेयर करती थी। हर फैमिली हैज़ मूव टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। एक बार नाजीज ने जर्मनी को ऑक्यूपाई कर लिया, नाजीज ने जर्मनी को रूल करना स्टार्ट किया, उसमें पावर गेन कर लिया, तब वो अपनी फैमिली के साथ एम्स्टर्डम चली आई। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नेदरलैंड्स। अब जर्मनी से बढ़ते बढ़ते नाजी ऑक्यूपेशन जो था वो नेदरलैंड्स तक आ गया। अब जब नेदरलैंड्स तक पहुंच गया तो वो लोग तो फंस गए, ट्रैप हो गए, बुरी तरह से उस समय वो फंस चुके थे। एज प्रोसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उनके अगेंस्ट कार्रवाई करना, डूइंग समथिंग अगेंस्ट, टेकिंग इलीगल एक्शंस अगेंस्ट देम। तो जैसे ज्यूइश पॉपुलेशन या फिर ज्यूइश कम्युनिटी के अगेंस्ट जो प्रोसिक्यूशंस होते थे, उनके अगेंस्ट जो इलीगल एक्शंस होती थी, उनको पकड़ना, उनको मारना, वो जैसे जैसे बढ़ने लगे ना, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। वो जो थे उनकी फैमिली, जब उनको समझ में आने लगा कि ज्यूइश पीपल को पकड़ के घसीट के घर से बाहर निकाल के मार रहे हैं, तो उनकी फैमिली जो थी वो हाइडिंग में चली गई 1942 में, इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। अब उन्होंने उनके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस बिल्डिंग में कुछ हिडन रूम्स बना रखे थे। वो उनके फादर ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तो उनके फादर ने, जब ऑटो फ्रैंक उनके फादर का नाम था, तो जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब बच पाना मुश्किल है, तो वो लोग जो है वो हाइड हो गए, छुप गए जाके। जो गुप्त कमरे या जो हिडन रूम्स उन लोगों ने बना रखे थे उनके ऑफिस में, वहाँ जाकर वो छुप गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system where Anne died.
अब 2 साल तक जैसे तैसे वो लोग वहाँ पर छुपे हुए रहे, लेकिन बाद में अब लोगों को नहीं बचती ना बातें, किसी ने उनकी चुगली कर दी, किसी ने जाके उनकी इन्फॉर्मेशन दे दी कि वो लोग वहाँ छुपे हुए हैं। तो वहाँ से फिर उनको पकड़ा गया और उनको ट्रांसपोर्ट किया गया कहाँ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम में। वो जो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स बनाए जाते थे वहाँ पर उनको भेज दिया गया, जहाँ पर एने फ्रैंक की फाइनली डेथ हो गई ऑफ टाइफस in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank. Anne died of typhus in Bergen-Belsen. Bergen-Belsen जगह की नाम है, उसको हो गया था टाइफॉइड। टाइफस की वजह से उनकी डेथ हुई बर्जन-बेल्सन में within days of her sister Margot Frank, मतलब उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की डेथ के कुछ ही दिनों बाद एने फ्रैंक की भी डेथ हो गई टाइफस की वजह से। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, इतने जो उनका लोगों का ग्रुप था, उनकी पूरी फैमिली, उनके दोस्तों का जो ग्रुप था, उसमें से सिर्फ उनके फादर जो हैं वो ऑटो ही बच पाए, ऑटो फ्रैंक ही बच पाए। रिटर्न टू एम्स्टरडैम, वो आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैज़ बीन सेव्ड। अब वो ऑटो फ्रैंक जब वो बचे तो वापस लौट कर एम्स्टरडैम आते हैं, जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हिटलर ने सुसाइड कर लिया, जब स्थितियाँ स्टेबल होने लगी, कंडीशन स्टेबल होने लगी, तो उनके फादर लौट कर एम्स्टरडैम आते हैं। वापस उसी ऑफिस बिल्डिंग में देखते हैं कि कहीं उनके परिवार की कुछ बची हुई चीज़ें, कुछ मेमोरीज उन्हें मिल जाए, तो उनकी बेटी की एने फ्रैंक की ये डायरी जो है उन्हें मिलती है। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. अब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ये किसी की आप बीती है, मतलब उस लड़की के ऊपर खुद बीता है, उसने वो सब कुछ ऑब्जर्व किया है। 15-16 ईयर्स ऑफ एज में उनकी डेथ हुई, तो 1 साल पहले से उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में रखा गया होगा, तो उस लड़की ने 2 साल में कुछ तो सीखा, कुछ तो समझा होगा। 13-14 ईयर्स ऑफ एज के बच्चे बहुत कुछ समझते हैं, उनके आसपास जो भी हो रहा है, जस्ट लाइक योर एज पीपल, राइट। वो आपकी ही एज की थी जब उसकी डेथ हुई, तो इतना तो बच्चे समझते हैं। तो जो भी अपने आसपास हो रहा था उसने सब लिखा था। तो उसके फादर ने जब ये देखा कि एक यूनिक रिकॉर्ड है जिसमें जो उस समय की सिचुएशन को आप रियलिटी में बताया जा सकता है, तो उन्होंने कोशिश की कि इसको इंग्लिश में, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी भाषा में लिखी थी उसको, जर्मन में, तो उसको इंग्लिश में पब्लिश कराया जाए द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से। डायरी वॉज गिवन टू एने फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। अब एने फ्रैंक को अपने 13th बर्थडे पे खाली डायरी दी गई थी लिखने के लिए, डायरी राइटिंग के लिए, and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944. ये डायरी उनको उनके बर्थडे पर एज अ गिफ्ट मिली थी, एंड इट क्रॉनिकल्स मतलब इट कंटेन्स क्रॉनिकल्स, इसमें स्टोरीज हैं। कब से लेकर कब तक? 12 जून 1942 से तो 1 अगस्त 1944 तक, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल तक का सारा डेटा इसमें उन्होंने हर दिन जो है उसको लिखा था और उसमें फीड। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. बेसिकली उन्होंने अपनी ओरिजिनल डच लैंग्वेज में इसको लिखा था, इसको फिर बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसफ़र किया गया और पूरी दुनिया में बिकने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक्स की लिस्ट में इसका नाम आता है। देयर हैव बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस। बहुत सारी फिल्म्स भी बनी हैं इसके ऊपर, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस मतलब थिएटर प्लेज, ड्रामाज भी बने हैं, टेलीविजन शोज़ भी बने हैं। इनफैक्ट एक ओपेरा म्यूज़िक आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। इनफैक्ट एक ओपेरा भी था बना, पूरा ओपेरा शो भी ऑर्गेनाइज हुआ था जो इस डायरी पर बेस्ड था। डिस्क्राइबिंग एज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इनसाइटफुल माइंड, मतलब दो द गर्ल वॉज 13-14 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन उन्होंने जो अपने आप का पूरा, अपने आसपास का पूरा ऑब्जर्वेशन जो उस बुक में लिखा है, वो ऐसा लगता है कि कोई किसी बहुत ही मैच्योर, इनसाइटफुल मतलब डीपली सोचने वाले माइंड का लिखा हुआ है। मतलब उन्होंने बड़ी बारीकी से अपने घर के आसपास हो रही एक एक घटना को समझा है और उस चीज़ को अपनी डायरी में मेंशन किया है। ऐसा लगता है किसी बहुत ही समझदार इंसान ने, किसी बहुत ही मैच्योर पर्सन ने उस चीज़ को लिखा है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। इंटीमेट एग्जामिनेशन मतलब बिल्कुल अंदर घुसकर पर्सनल एग्जामिनेशन है, सारे उनके पर्सनल थॉट्स और व्यूज़ इसमें मेंशन हैं। एक एक पॉइंट और एक एक व्यू को उन्होंने बड़ा पर्सनली डिटेल बताया है कि नाजी ऑक्यूपेशन के टाइम किस तरह से इंसान की ज़िंदगी होती है।
Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. हॉलोकॉस्ट में लाखों की संख्या में लोगों को उन्होंने मारा है, ये आपने भी पढ़ा है। लेकिन एने फ्रैंक जो थी वो सबसे बड़ी डिस्कस्ड विक्टिम बनी है। विक्टिम का मतलब होता है पीड़ित। सबसे ज़्यादा हॉलोकॉस्ट की सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली पीड़ित अगर कोई है तो वो एने फ्रैंक है, कि एक वो ऐसी पीड़ित है हॉलोकॉस्ट की। हॉलोकॉस्ट मतलब वो गैस चैम्बर्स, आप लोगों ने पढ़ा है इफ़ यू रिमेंबर द नेम। हॉलोकॉस्ट की पीड़ित जो सबसे बड़ी है और सबसे ज़्यादा डिस्कस की जाने वाली जो पीड़ित है वो एने फ्रैंक है। हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स के बारे में अगर जब भी बात होती है तो एने फ्रैंक की बात ज़रूर होती है। दिस वॉज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ एने फ्रैंक। इन आवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द चैप्टर। टिल देन go through the details of the life of Anne Frank and I'll provide you the PDF of the book also, The Diary of a Young Girl. If you wish, you can read it in your free time. Thank you. Okay, so good afternoon dear students. In our last class, I had given you an overview of who Anne Frank was और उसका नाजी जर्मनी और हिटलर और होलोकॉस्ट और ज्यूज और इन सबसे क्या कनेक्शन था। अब टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हर चैप्टर and this chapter is basically a personal diary which was written by herself. तो यहाँ पर इन अ केस हम ये पढ़ेंगे कि एने फ्रैंक ने खुद लिखा है और वो अपने बारे में लिख रही है। ओके, सो ऑल द टेंसेज एंड डेजिग्नेशंस एंड नोटेशंस विल बी एज इफ शी हैड रिटन। वो खुद लिख रही है, खुद से लिखा था उन्होंने और उसको बुक के फॉर्म में पब्लिश किया गया है। तो इसी तरह उसी फॉर्म में ये यहाँ पर लिखी हुई है। Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Me मतलब एने फ्रैंक। वो लिखती है कि डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए। इसलिए नहीं कि मैंने कभी डायरी लिखी नहीं है, not because I have never written anything before, but also because it seems to me that later or neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. वो कहती है कि मुझे मेरे जैसे इंसान को डायरी लिखना एक बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस लगता है। ना सिर्फ इसलिए कि क्योंकि मैंने आज तक डायरी कभी लिखी नहीं है, पर इसीलिए भी कि वो ये सोचती हैं, वो कहती हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि आगे चलकर ना मैं ना कोई और एक 13 साल की बच्ची की, एक 13 साल की स्कूल गोइंग गर्ल की लाइफ की म्यूजिंग्स, मतलब लाइफ की जो डेली चीजें हैं उनको पढ़ने के या फिर उनको जानने के बारे में कोई इंटरेस्टेड भी होगा। बट सी, टुडे वी आर रीडिंग हर डायरी। व्हाई? बिकॉज इट गिव्स यू द एग्जैक्ट सिनेरियो ऑफ हाउ ज्यूज वर ट्रीटेड ड्यूरिंग हिटलर रीन इन जर्मनी, और क्या क्या होता था ज्यूज के साथ में। अगर ये डायरी नहीं होती तो शायद हम कभी नहीं पता कर पाते एक्चुअली किस तरह से लोग हिडन वे में जिए होंगे हिटलर के रीन के टाइम पे। तो वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना अजीब इसलिए है क्योंकि ना तो मैं या तो फिर कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा आगे जाकर ये पढ़ने में कि एक 13-year-old स्कूल गर्ल क्या सोचती थी अपनी लाइफ के बारे में। ओ वेल, इट डजंट मैटर, इवन इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। एक तो शी सेज आई फील लाइक राइटिंग, एक तो मेरी इच्छा है लिखने की, और the other thing is that I want all the things that are hidden in my chest, that are hidden in my heart, I want all the things to be just poured out on the paper. वो कहती है कि मेरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, doesn't matter to me। एक तो मेरी लिखने की इच्छा है, दूसरे मैं चाहती हूँ वो सारी चीजें जो मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, they should come out in the form of words in a diary, they should be poured out। वो डायरी में वर्ड्स के फॉर्म में जो है वो आ जाए। They should come off my chest, जो भी मेरे हार्ट में है वो सब कुछ बाहर आ जाए। Paper has more patience than people. If all those who are having book underline this sentence, paper has more patience than people. Question बनता है, why does Anne Frank say paper has more patience than people? पेपर में लोगों से ज्यादा पेशेंस होती है, ऐसा क्यों कहा है एने फ्रैंक ने? ये क्वेश्चन बनता है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was brooding.
Yes paper does have more patience.